हेलो फ्रेंड्स, मैं सुरुचि बीपीएससी गुरुकुल 1 में आपका स्वागत करती हूं। आज हम देखेंगे एडिटेरिया का ऑफलाइन टेस्ट सीरीज है फ्रेंड्स, जो एनसीईआरटी फाउंडेशन है। ठीक है, और ये टेस्ट नंबर 4 है फ्रेंड्स। इससे पहले टेस्ट नंबर 1, 2 और 3 अपलोड हो चुके हैं प्लेलिस्ट पे, आपको चेकआउट कर लीजिए। ठीक है, और चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कोई त्रुटि रहती है तो कमेंट बॉक्स पे आप हमें सजेशन दे सकते हैं। एनसीईआरटी टेस्ट फॉर्म है। एनसीईआरटी जो 80 क्वेश्चन एनसीईआरटी से दिया जाएगा और 20 क्वेश्चन आपको करंट अफेयर रहेगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए फ्रेंड्स। जो भी दिक्कत होती है, जो भी आपको कोई सजेशन आप मुझे देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स पे आप हमें दे सकते हैं। और सब्सक्राइब करेंगे जो बिल्कुल फ्री है, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। हमारा टेलीग्राम चैनल भी है फ्रेंड्स, तो टेलीग्राम चैनल पे आप जुड़ सकते हैं, ताकि वहाँ पे मैं वीडियो डालती हूँ, वीडियो का लिंक वगैरह सब कुछ डालती हूँ, तो वहाँ पे आप जाके फ़ायदा उठा सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, किस हड़प्पाई स्थल पर नहरों के अवशेष मिले हैं? तो कहाँ पे? तो सोतुघई में। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, हड़प्पाई बस्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। और इसमें क्या पूछ रहा है? तो सत्कथन पूछ रहा है। तो समानतः हड़प्पा स्थलों की बस्ती 2 भागों में विभाजित होती थी। एक छोटी लेकिन ऊंचाई पर बनाया गया था, जिसे दुर्ग कहा जाता था। दूसरी कहीं अधिक बड़ा लेकिन नीचे बताया गया है, जिसका निचला शहर कहा जाता था। तो दोनों सही है, तो आंसर हो जाएगा सी। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट है, हड़प्पाई समाधानों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। और इसमें सबसे पहले फ्रेंड्स, अगर क्वेश्चन देखेंगे तो सबसे पहले अगर इस तरीके के क्वेश्चन होगा तो पहले देखेंगे सत्य पूछ रहा है या असत्य पूछ रहा है। उस पर आपका ध्यान जल्दी आना चाहिए, क्योंकि इसके वजह से हमारा गलती हो जाता है। तो इसका क्या है? सत्य पूछ रहा है, तो इसमें देख लेते हैं। इन समाधानों में मृत्यु के उपरांत जीवन की अवधारणा के सबूत मिलते हैं, और ये सही है। और इसमें है, पुरुषों और महिलाओं दोनों के शवदाहों से आभूषण मिले हैं। तो ये सही है फ्रेंड्स। तो इसका आंसर क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, 1 और 2 सही है। हड़प्पा सभ्यता के निवासियों का मृतकों के साथ बहुमूल्य वस्तुएं दफनाने में विश्वास था। तो ऐसा कुछ नहीं था फ्रेंड्स, तो आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, हड़प्पा काल में वस्तुओं और उसके प्राप्ति स्थान का मिलान करना है। फ्रेंड्स, ऐसे ही अगर एग्जाम में रहता है तो अगर आपको एक भी कोई ऑप्शन आपको पता होगा तो आप इसका आंसर आसानी से बना लेंगे। जिसमें हड़प्पा काल में वस्तुओं को प्राप्ति का मिलान करना है, तो इसमें सबसे पहले देख लेंगे तो तांबे कहाँ से मिलते थे फ्रेंड्स? तो आपको सबसे पहले पता होगा तांबे खेतरी से मिलते हैं, तो ये सी मिला लीजिएगा। तो 3 में सी है, तो तीनों में सी है, तो इसमें थोड़ा सा ये हो गया। उसके बाद कहाँ से मिलता है? तो वो शंख कहाँ से मिलता था? तो शंख बालाकोट से। और लाजमवर मणि कहाँ से मिलता था? तो सोतुघई से। और सोना दक्षिण भारत से मिलता था, जो कोलार अभी भी प्रचलित है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? इसका आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, तो 4 का ए हो गया। नेक्स्ट है, हड़प्पाई व्यापार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। और इसमें सत्य कथन पूछ रहा है, पहले तो यही देखेंगे। तो हड़प्पा व्यापार समुद्र के मार्ग से भी होता था, तो बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। दलमुनि के लेख में हड़प्पा को मेहुला कहा जाता था, तो ये गलत है फ्रेंड्स, जबकि हड़प्पा व्यापार समुद्र के मार्ग से होता था। और इसमें क्या है? तो मेसोपोटामिया के लेख दिलमन्नु संभवतः बहरीन द्वीप, मगान तथा मेहुला संभवतः हड़प्पाई क्षेत्र के लिए प्रयुक्त शब्द नामक के क्षेत्र से संपर्क की जाती थी। तो ये क्या हो जाएगा? तो आंसर हो जाएगा ए। इसमें ए सही है। नेक्स्ट है, ये आपका फ्रेंड्स आपको बुक मिल जाएगा, जो मॉडर्न जो सिंधु घाटी सभ्यता को जो क्वेश्चन पेपर कौन सा है? तो 12 जो होता है क्लासेस उसका से है। और नेक्स्ट है, हड़प्पाई बांटों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। और इसमें क्या पूछ रहा है? तो इसमें कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें कोई कथन सत्य नहीं है फ्रेंड्स। इसमें है, तो पढ़ लेते हैं इसमें क्या है। तो विलियम बाटो की एक सूक्ष्म एवं परिशुद्ध प्रणाली द्वारा नियंत्रण में ये बाट समानतः चट नाम पत्थर से बनाए जाते थे, और आमतौर पर ये किसी भी तरह के निशान से रहित घनाकार होते थे। इन बाटों के निचले मापदंड द्विधारी, जैसे 1, 2, 4, 8, 16, 32 इत्यादि के रूप में थे। जबकि ऊपरी मापदंड दशमलव प्रणाली का अनुसरण करते थे। ठीक है, तो इसमें दोनों आंसर गलत हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा डी।
6 का। 7 का क्या है फ्रेंड्स, 7 का देख लेते हैं। तो हड़प्पाई सभ्यता के अंत होने के संदर्भ में असत्य कथन का चयन करना है। तो यहाँ पे असत्य कथन है, तो इसका आंसर होगा नई बस्तियों में आबादी बढ़ने लगी थी, तो ये सही है। हड़प्पा स्थलों की भौतिक संस्कृति में बदलाव आया, तो ये भी सही है। एक सुदृढ़ एकीकरण के तत्व का अंत हो गया था, तो ये भी सही है। हड़प्पाई बस्तियों की संख्या कम हुई, तो ये गलत है फ्रेंड्स, तो आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे असत्य पूछ रहा था। नेक्स्ट है द स्टोरी ऑफ इंडिया आर्कियोलॉजी किसने लिखी है, तो किसने लिखा है फ्रेंड्स, तो इसका लिखा है S.N. राव ने। आंसर हो जाएगा ए, द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी। नेक्स्ट है खोजकर्ता और उनसे संबंधित स्थलों का मिलान करना है। तो इसमें भी अगर एक क्वेश्चन आपको आता होगा तो आप मिलान कर लेंगे। इसमें क्या है, तो इसका हो जाएगा ठीक है फ्रेंड्स। तो इसमें क्या है, एक भी अगर आपको आता होगा तो आप बना लेंगे। तो S.R. राव ने क्या खोज किया था, तो लोथल को। बीबी लाल किसने किया था, तो फ्रेंड्स कालीबंगा को। और M.R. मुगल ने क्या किया था फ्रेंड्स, तो M.R. मुगल ने धौलावीरा को खोज किया था। और R.S. बिश ने बहावलपुर के किया था। ठीक है, बहावलपुर। तो आंसर क्या हो जाएगा ए। ठीक है, तो नेक्स्ट है ब्राह्मणी और खगोशीय लिपियों का अर्थ सर्वप्रथम किसने निकाला था, तो किसने निकाला था फ्रेंड्स, तो ये आप हमको बता दीजिए। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा है, तो जेम्स प्रिंसेप ने ब्राह्मणी और खगोशीय लिपियों का अध्ययन अर्थ का सर्वप्रथम निकाला था। ठीक है, प्राचीन अभिलेखों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। और इसमें सत कथन पूछ रहा है, तो देख लेते हैं कौन सा। तो प्राचीन अभिलेख ब्राह्मणी भाषा में लिखे जाते थे, तो ब्राह्मणी भाषा में नहीं था फ्रेंड्स। प्राचीन अभिलेख प्राकृतिक भाषा में लिखे जाते थे। प्राकृतिक उन भाषाओं को कहा जाता था जो जन सामान्य की भाषाएं होती थी। इस अध्ययन में अजातशत्रु और उनके अशोक जैसे शासकों के नाम प्राकृतिक भाषा में लिखे जाते थे, तो ये प्राकृतिक भाषा में नहीं थे फ्रेंड्स, ये ब्राह्मणी भाषा में नहीं प्राकृतिक भाषा में थे, तो ये गलत हो गया। और तमिल भाषा में अभिलेख मिलते हैं, तो बिल्कुल सही है फ्रेंड्स, इसमें तमिल भाषा में अभिलेख मिलते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा 11 का बी। नेक्स्ट है अशोक के अभिलेख के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। और इसमें सत्य पूछ रहा है, तो अशोक के अधिकांश अभिलेख प्राकृत में है, तो बिल्कुल सही है फ्रेंड्स। पूर्वोत्तर में मिले अभिलेख अरमाइक और यूनानी भाषा में है, तो बिल्कुल गलत है फ्रेंड्स। पूर्वोत्तर में ना करके ये पश्चिम साइड में है। ठीक है, जिसमें अरमाइक आपको अफगानिस्तानी सब में मिल जाएगा। तो 12 का आंसर केवल एक सही है और दूसरा गलत है। नेक्स्ट इसका आंसर ए हो जाएगा। मौर्य साम्राज्य की राजनीति केंद्र में कौन सम्मिलित नहीं था, तो कौन सम्मिलित नहीं था फ्रेंड्स, तो काशी नहीं था, जबकि तक्षशिला, तोसली और सुवर्णगिरी उसके सम्मिलित था। प्रयाग प्रस्थित के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। और इसमें क्या सही होगा, तो यह एक बृहद शिलालेख है, तो बिल्कुल गलत है फ्रेंड्स। और प्राग प्रस्थिति प्राकृतिक भाषा में लिखा गया, तो ये भी गलत है। इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख के नाम से प्रसिद्ध प्रयाग प्रस्थिति की रचना हरिसेन, जो स्वयं गुप्त सम्राटों के संदर्भ में सबसे शक्तिशाली सम्राट समुद्रगुप्त के राज्य के कवि थे। और ये क्या तो संस्कृत भाषा में लिखा गया था और ये छोटा था सब फ्रेंड्स। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 14 का डी, ना ही 1 है और ना ही 2 सही है। ठीक है, क्योंकि सत्य यहाँ पूछ रहा था। अब 50 नंबर क्वेश्चन है, जातक कथाएं किस भाषा में लिखी गई थी, तो जातक कथाएं पाली भाषा में लिखी गई थी, क्योंकि यहाँ पे बुद्ध जो भगवान बुद्ध थे उनका जो पिछले जन्म का कहानी उसमें जातक कथा में मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट है मनुस्मृति का संकलन कालखंड में किया गया था, तो किस कालखंड में किया गया था फ्रेंड्स, तो 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी तक किया गया था, तो आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है पुरुष सूक्त, जिसमें चारों वर्णों की उत्पत्ति का अंश सम्मिलित है, किस वेद से मिलती है, तो ऋग्वेद से। ठीक है, पुरुष सूक्त ऋग्वेद से और 10वें मंडल से है फ्रेंड्स। ठीक है, 10वें मंडल में लिखा हुआ चारों वर्णों का उल्लेख किया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट है बौद्ध संघ तथा महिलाओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। और तो इसमें क्या पूछ रहा है, तो प्रारंभ में बुद्ध स्त्रियों के संघ में प्रवेश करने के विरोध थे, तो ये सही है। और जिन बौद्ध भिक्षुओं ने निर्वात प्राप्त कर लिया था उसे थेरी कहा जाता था, तो दोनों सही है फ्रेंड्स। इसका आंसर हो जाएगा 18 का सी।
नेक्स्ट है अल बिरूनी को भारतीय समाज को समझने में किन अवरोधों का सामना करना पड़ा था? तो 19 का आंसर क्या हो जाएगा? तो भाषा का और धार्मिक अवस्था तथा प्रथा में भिन्नता का। धन की कमी नहीं हुई थी फ्रेंड्स, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 और 2, तो बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है इबन बतूता द्वारा डाक व्यवस्था के वर्णन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो और इसमें सत्य पूछ रहा है। तो भारत में 2 प्रकार के डाक व्यवस्था है, जो अस्प डाक व्यवस्था और जिसे उलूक कहा जाता था, तो ये सही है। पैदल डाक व्यवस्था जो दावा कहा जाता था, तो ये भी सही है। और पैदल डाक व्यवस्था अस्प डाक व्यवस्था से अधिक तीव्र थी, तो ये भी सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा डी, जिसमें तीनों सही है। नेक्स्ट है ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर, किसने लिखा है फ्रेंड्स? तो ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर फ्रांसवा वर्नियर ने लिखा है, तो आंसर क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट है प्राच्य निरंकुशवाद के सिद्धांत को किसने विकसित किया था? तो मार्टेंक्यू ने किया था। ठीक है, नेक्स्ट इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, 23 नंबर क्वेश्चन कि और इसमें सत्य कथन पूछ रहा है। तो मध्यकाल भारत में दासों का व्यापार बड़े पैमाने पे होता था, तो बिल्कुल सही है। मध्यकालीन में दासों का व्यापार बड़े पैमाने पे होता था। दासों का इस्तेमाल मुखबिरों में भी किया जाता था, तो ये सही है। वर्नियर ने सती प्रथा के बारे में विस्तार से लिखा है, तो ये तीनों सही है फ्रेंड्स, तो आंसर हो जाएगा डी। 23 का डी हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट है विश्व शैव परंपरा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, और इसमें सत्य कथन पूछ रहा है। तो इसका उद्भव 13वीं शताब्दी में कर्नाटक में हुआ था, तो ये गलत है फ्रेंड्स। और वे अपने मृतकों को विधि पूर्वक दफनाते थे, तो ये सही है। 12वीं शताब्दी के कर्नाटक में नवीन आंदोलन का उद्भव हुआ था, जिसका नेतृत्व बासवपात्र नामक एक ब्राह्मण ने किया था। बासुपात्र कलचुरी राजा के दरबारी में मंत्री थे। इनके अनुयायी वीरशैव शिव के व लिंगागत लिंग धारण करने वाले कहलाए जाते थे। ठीक है, तो इसके नेतृत्व कब हुआ था फ्रेंड्स? तो यहाँ 13वीं शताब्दी ना होकर के 12वीं शताब्दी था। ठीक है, और जो कर्नाटक में हुई थी, तो ये गलत हो गया था। इसका आंसर क्या होगा 24 का? तो बी, जिसमें 2 सही है। नेक्स्ट है मध्यकाल में मालाबार तट पे बसे मुसलमान व्यापारियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ठीक है, और इसमें क्या पूछा? तो सत्य कथन कौन सी है? तो ये देखना है। तो वे स्थानीय मलाया भाषा को अपनाए, तो ये सही है। हालांकि स्थानीय आचारों जैसे मृतकुलीयता को ना अपनाकर मृत सत्तात्मक विचारों पर बल दिया था, तो ये गलत है फ्रेंड्स। इसमें कौन सही होगा? तो केवल एक सही होगा, ए है। अरब मुसलमान व्यापारी जो मालाबार तट केरल के किनारे बसे, उन्हें न केवल स्थानीय मलाया भाषा को अपनाया, अपितु स्थानीय आचारों मृतकुलीय और मृतगृहता को भी अपनाया था, तो आंसर हो जाएगा ए। 26 का है सूफी मत के विकास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, और इसमें सत्य कथन पूछ रहा है, तो देखते हैं। इन्होंने धर्माचार्य द्वारा की गई कुरान और सूत्रा पैगंबर के व्यवहार को बौद्धित्व व्याख्या की आलोचना की है, तो ये सही है। सूफियों ने कुरान की व्याख्या अपने निजी अनुभवों के आधार पर की है, तो ये दोनों सही है फ्रेंड्स। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। 26 का 6 सी होगा। नेक्स्ट है किस सिख गुरु की रचनाओं को अंतिम रूप में शामिल कर सिखों के धार्मिक ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिबा कहा जाता है? तो गुरु तेग बहादुर को, गुरु तेग बहादुर, तो आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है मीरा के, इसमें बाबा गुरु नानक किसी नवीन धर्म के संस्थापक नहीं करना चाहते थे, किंतु अपनी उसकी मृत्यु के बाद अनुयायियों ने अपने आचार व्यवहार को संगठित कर दिया था और हिंदू और मुसलमान दोनों के पृथक चिन्ह किया था। 5वें गुरु अर्जुन देव ने बाबा गुरु नानक तथा उनके 4 उत्तराधिकारी बाबा फरीद, रविदास और कबीर की बानी की आदि ग्रंथ साहिबा में संकलित किया था। गुरबानी कहा जाता था इसे, और अनेक भाषाओं में रचे गए। 17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में 10वें गुरु गोविंद सिंह जी ने 9वें गुरु तेग बहादुर की रचनाओं को भी इसमें सम्मिलित किया था और इस ग्रंथ को गुरु ग्रंथ साहिबा कहा था। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा सी। मीरा के गुरु कौन थे? तो मीरा के गुरु रैदास थे फ्रेंड्स, तो आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है हम्पी के भग्नावशेष की खोज किसने किया था? तो किसने किया था फ्रेंड्स? तो कॉलिन मैकेंजी ने, तो आंसर बी हो जाएगा।
नेक्स्ट है कृष्णदेवराय ने अपने माँ के नाम पर किस नगर की स्थापना की थी? तो किसका किया था फ्रेंड्स? तो नगलपुरम को। तो आंसर हो जाएगा डी। कृष्णदेवराय ने अपनी माँ के नाम से नगलपुरम की स्थापना की थी। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल काल में किसानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और क्या इसमें सत्य है, तो ये देखना है। तो मुगल काल में भारतीय फारसी स्रोत किसानों के आमतौर पर मुजरियान शब्द का इस्तेमाल करते थे, तो ये सही है। 17वीं शताब्दी के स्रोत दो किस्मों के किसानों की चर्चा करते थे, जिसमें खुद काश्तकार और पाही काश्त थे, तो ये भी सही है। पाही काश्तकार वे खेतिहर थे जो दूसरे गांवों से ठेके पर खेती करते थे, तो ये भी सही है। तो इनका आंसर हो जाएगा डी, जिसमें तीनों सही है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल कालीन ग्राम पंचायत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो इसमें क्या पूछ रहा है? तो इसमें सत्य कथन कौन सा है? तो सामान्यतः पंचायत में विभिन्न जातियों के लोग होते थे, तो ये सही है। और सार्वजनिक कार्यों के लिए एक ग्राम कोष होता था, तो दोनों सही है फ्रेंड्स। इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, असम में पायक कौन थे? तो असम में पायक कौन थे फ्रेंड्स? तो ये जमीन के बदले सैनिक सेवा देने वाले, तो आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, मुगल कालीन राजस्व कर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और इसमें इसमें सत्य पूछ रहा है, तो कौन सा सत्य होगा? तो कर के लिए निर्धारित रकम को जमा कहा जाता था, तो ये सही है। अलीम गुजार राजस्व कर वसूल का कार्य किया करता था, तो अमील गुजरा राजस्व कर वसूल का कार्य करता था, तो 34 का हो जाएगा आंसर ए, जिसमें 1 और 2 सही है। खेतिहर नगद भुगतान द्वारा ही कर अदा करते थे, तो ये गलत है फ्रेंड्स। खेतिहर अपने जो खेती उपजाते थे उससे कर भुगतान करते थे, तो इसका 34 का आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, इस मतदारी बंदोबस्त के बाद कुछ प्रारंभिक जमींदारों अपने राजस्व मांग को अदा करने में बराबर कोताही करते थे। इनके कारणों के संदर्भ में असत्य कथन का चयन करना है, तो कौन सा असत्य कथन होगा फ्रेंड्स? तो इसका हो जाएगा राजस्व का निर्धारण फसल की उपज के अनुसार बदलता था, जिससे उनके सूर्यास्त कानून के तहत राजस्व चुकाने में कठिनाई होती थी, तो आंसर असत्य क्या है? तो असत्य हो जाएगा इसमें सी, आंसर हो जाएगा सी। और सत्य क्या क्या है? तो प्रारंभिक मांग बहुत ऊंची थी, कृषियों की उपज की कीमत नीची थी और जमींदारों की शक्ति रैयतों से राजस्व इकट्ठा करने तथा जमींदारी प्रबंध करने तक ही सीमित था, तो तीनों सही है, जबकि सी गलत है, तो आंसर हो जाएगा 35 का सी। नेक्स्ट है, कंपनियों ने जमींदारों को नियंत्रण करने के लिए क्या क्या प्रयास किया था? तो क्या क्या प्रयास किया था फ्रेंड्स? तो देख लेते हैं इसमें क्या है। तो जमींदारों को सैन्य टुकड़ियों को भंग कर दिया था, तो ये भी सही है। और उसने सीमा शुल्क बढ़ा दिया था, तो नहीं फ्रेंड्स, सीमा शुल्क वही रहने दिया था। और स्थानीय न्याय और स्थानीय पुलिस की व्यवस्था करने की शक्ति को छीन ली थी, तो 36 का आंसर क्या हो जाएगा? सी, जिसमें 1 और 3 सही है। ठीक है। नेक्स्ट है 37 का, जोतदार किन्हें कहा जाता था? तो जोतदार किसे कहा जाता है फ्रेंड्स? तो धनी किसान के वर्ग को जोतदार कहा जाता था, तो आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, ब्रिटिश अधिकारियों ने संथालों को जंगल महालों में बसने का निमंत्रण क्यों दिया था? असत्य कथन का चयन करें। इसमें असत्य कथन चयन करना है फ्रेंड्स 38 का। तो असत्य कथन है, संथाल अंग्रेजों के लिए वन संपदा सुरक्षित रखते हुए खेती कर सकते थे, तो ये गलत है। ठीक है। जिसमें सत्य क्या है? तो संथाल अस्थायी कृषि के लिए स्वेच्छा से सहमत थे, पहाड़ियों जनजाति झूम खेती नहीं छोड़ना चाहते थे और संथालों से अंग्रेजों के हस्तक्षेप अधिक राजस्व प्राप्त होता था, तो ये तीनों सही है, जबकि डी गलत है। तो आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे असत्य पूछ रहा था, तो डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, राजमहल की तलहटी में किस वर्ष एक काफ़ी बड़े इलाके को दमन एकोह के रूप में सीमांकित किया गया था? तो 1832 आंसर हो जाएगा बी फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहाड़िए लोग खेती के अपने तरीके झूम को आगे सफलतापूर्वक क्यों नहीं चला सके?
तो क्यों नहीं चला सके फ्रेंड्स, तो देख लेते हैं इसका। संथालों के राजमहल पहाड़ियाँ बसने के कारण था, तो और सर्वाधिक उर्वरक जमीनें उनके लिए दुर्लभ हो जाने के कारण था। तो इसमें दोनों सही होगा फ्रेंड्स, तो ए और सी, इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, परिसीमन कानून के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, और इसमें पूछ रहा है क्या सत्य है, तो दोनों देख लेते हैं फ्रेंड्स। इसे अंग्रेज 1859 में रैयतों को ऋणदाताओं के शोषण से बचाने के लिए पारित किया था, तो ये सही है। और इसमें कहा गया है कि ऋणदाता और रैयत के बीच हस्ताक्षरित ऋणपत्र केवल 3 वर्षों के लिए ही मान्य होंगे। तो तीनों सही, दोनों सही है फ्रेंड, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। 42 का है, दक्कन दंगा रिपोर्ट किस वर्ष ब्रिटिश पार्लियामेंट में पेश की गई थी, तो 1878 को, तो आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, 1857 की क्रांति के समय छोटा नागपुर स्थित शिवभूमि में कोल आदिवासियों का नेतृत्व किसने किया था, तो किसने किया था फ्रेंड्स, तो गोनू ने किया था, तो आंसर हो जाएगा ए। ठीक है। नेक्स्ट है, एक गिलास फल एक दिन हमारे मुंह में आकर गिरेगा, इस कथन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। और ये कथन सत्य कथन कौन सा है, तो देख लेते हैं। यह कथन लॉर्ड कैनिंग का है, तो ये गलत है फ्रेंड्स, और यह भारतीय साम्राज्यवाद के संदर्भ में बोला गया था, तो ये भी गलत है। 1851 में गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने अवध की रियासतों के बारे में कहा था कि यह गिलास फल एक दिन हमारे मुंह में आकर गिरेगा। 5 साल बाद 1856 में इस रियासत को औपचारिक रूप से ब्रिटिश साम्राज्य का अंग घोषित कर दिया गया था, तो इसमें आंसर हो जाएगा डी, ना कि कैनिंग ने कहा था सर फ्रेंड्स, ये डलहौजी ने कहा था। तो नेक्स्ट है 45 का, सहायक संधि के संदर्भ में असत्य कथन का चयन करना है, और यहाँ पे असत्य कथन दिख रहा है फ्रेंड्स, तो देख लेते हैं इसका। सहायक संधि लॉर्ड बेलेजली द्वारा 1798 में तैयार की गई थी, तो ये सही है। अंग्रेज अपने सहयोगी को बाहरी और आंतरिक चुनौतियों से रक्षा करेंगे, तो ये भी सही है। और सहयोगी पक्ष के भूक्षेत्र में एक ब्रिटिश सैनिक टुकड़ी तैनात की जाएगी, तो ये भी सही है। तो सहयोगी पक्ष किसी और शासक के साथ संधि तो कर सकेगा, परंतु अंग्रेजों की अनुमति के बिना किसी युद्ध में हिस्सा नहीं लेगा, तो ये डी गलत है फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा 45 का डी। नेक्स्ट है, देह से जान जा चुकी थी, शहर की काया बेजान थी, यह कथन किस संदर्भ में कहा गया था फ्रेंड्स, तो ये क्या है, तो इसका कथन अवध के विलय से था। ठीक है, अवध के विलय से था, जो कब हुआ था अवध का विलय फ्रेंड्स, तो 1856 में हुई थी। ठीक है, 1856 में, तो अवध के विलय में कहा गया था देश से जान जा चुकी है, शहर का काया बेजान थी। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, एक मुश्त बंदोबस्त भू राजस्व व्यवस्था कब लागू किया गया था, तो 1856 में किया गया था फ्रेंड्स, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है शाहमल मध्य प्रदेश के बड़ौत परगना के एक बड़े गांव के रहने वाले थे, और इसमें सत्य कथन पूछ रहा है फ्रेंड्स, तो और मौलवी अहमदुल्ला शाह चिन्हाट के विख्यात संघर्ष में हिस्सा लिया था, तो ये बी सही है, जिसमें और ये गलत है फ्रेंड्स, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। शाहमल उत्तर प्रदेश के बड़ौत परगना के एक बड़े गांव के रहने वाले थे, वह जाट कुटुंब से संबंधी रखते थे, और 84 गांव में फैला हुआ था। इस इलाके की जमीन सिंचाई की सुविधाओं के लिए लैस और उपज थी। 1897 की मौलवी मोहम्मदुल्ला फैजाबाद के जेल में बंद कर दिया गया था। रिहा होने पर उन्होंने 22वीं नेटिव इन्फेंट्री के विद्रोही ने अपने नेता चुना था। ठीक है, तो आंसर इसमें हो जाएगा बी। नेक्स्ट है 49 का, निम्नलिखित घटनाओं का कालक्रम निर्धारित अवरोही क्रम में करें, तो अवरोही क्रम में कौन सा है फ्रेंड्स, तो इसका देख लेते हैं। सबसे पहले प्रथम विश्व युद्ध के दौरान प्रेस पर प्रतिबंध लग गया था, तो आंसर इसका हो जाएगा पहले 4। उसके बाद होगा खेड़ा किसान आंदोलन, तो खेड़ा किसान आंदोलन से पहले चंपारण हो गया था फ्रेंड्स, तो इसका हो जाएगा पहले 4 के बाद 1 हो जाएगा। उसके बाद अहमदाबाद मिल हुई थी, तो खेड़ा के बाद अहमदाबाद हुई थी फ्रेंड्स, तो खेड़ा इसके बाद खेड़ा हो जाएगा। खेड़ा का
और इसके बाद अहमदाबाद मेल। तो इसका आंसर क्या होगा 4132। तो आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है महात्मा गांधी की जीवनी किस विदेशी लेखक ने लिखी थी? तो किसने लिखा था फ्रेंड्स? तो महात्मा गांधी की जीवनी लुई फीसर ने लिखा था। तो आंसर हो जाएगा बी। 51 का क्या है फ्रेंड्स, देख लेते हैं। 1922 में गांधी जी को सजा सुनाने वाले जज कौन थे? तो जज कौन थे फ्रेंड्स? तो इसका आंसर हो जाएगा जस्टिस C.N. ब्रूमफील्ड। आंसर ए। असहयोग आंदोलन के दौरान हजारों भारतीयों को जेल में डाल दिया गया। स्वयं गांधी जी को भी मार्च 1922 में राजद्रोह के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया था। उस पर जांच की कार्रवाई की अध्यक्षता करने वाले जस्टिस के कौन थे? तो C.N. ब्रूमफील्ड थे और उन्हें सजा दी गई थी। तो आंसर हो जाएगा ए। 52 का है 1922 तक गांधी जी ने भारतीय राष्ट्रवाद को एकदम परिवर्तित कर दिया था। इस कथन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और इसमें असत कथन है वो देखना है फ्रेंड्स। तो इसमें उपयुक्त में से इसका आंसर हो गया गांधी जी के आगमन के पहले भारतीय राष्ट्रवाद का स्वरूप मध्यवर्गीय था। तो ये सही है। महात्मा गांधी आमजन की तरह वेशभूषा धारण करते थे, जिसके कारण राष्ट्रवाद का स्वरूप व्यापक हुआ था। तो ये भी सही है। पारंपरिक जाति व्यवस्था में प्रचलित मानसिक भ्रम और शारीरिक श्रम की दीवार को तोड़ने प्रचलित मानसिक श्रम और शारीरिक श्रम दीवार को तोड़ने में गांधी जी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो तीनों सही है फ्रेंड्स, इसलिए इसमें असत्य कथन कोई नहीं होगा। तो आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है 53 का है 1929 के कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो यह अधिवेशन जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में लखनऊ में किया गया था। इसमें क्या पूछ रहा है? तो असत पूछ रहा है। तो फ्रेंड्स लखनऊ में नहीं करके ये लाहौर में हुआ था। ठीक है, लाहौर में हुआ था। तो ये गलत है। यह अधिवेशन पूर्ण स्वराज की घोषणा की थी। तो ये सही है फ्रेंड्स। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। ठीक है। नेक्स्ट है 54 का क्या है? तो दांडी यात्रा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और इसमें असत कथन पूछ रहा है। तो इस यात्रा को यूरोप और अमेरिकी प्रेस ने व्यापक कवरेज दिया था। तो ये गलत है और यह पहली राष्ट्रवादी गतिविधियां थी जिसमें औरतों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। तो बी आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, जिसमें दो सही है और ए गलत है। ठीक है, देख लेते हैं फ्रेंड्स। एक मिनट सर, यहाँ पे ब्लर हो चुका है, पता नहीं चल रहा है क्वेश्चन ठीक से। प्रश्न को फिर से देख लेते हैं 54 का फ्रेंड्स, क्योंकि वो ब्लर हो चुका था तो क्वेश्चन दिख नहीं रहे थे। तो दांडी यात्रा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो पहला है इसका क्या पूछ रहा है? तो इसमें असत्य कथन पूछ रहा है फ्रेंड्स। तो इस यात्रा को यूरोप और अमेरिकी प्रेस ने व्यापक कवरेज दी थी। तो बिल्कुल सही बोल रहा है फ्रेंड्स। और यह पहली राष्ट्रवादी गतिविधियां थी जिसमें औरत ने भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था। तो ये दोनों सही है फ्रेंड्स। तो इसमें असत्य एक भी नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा 54 का डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 55 का कि दूसरे गोलमेज सम्मेलन में किस वर्ष लंदन में आयोजित हुआ था? तो दूसरे गोलमेज सम्मेलन 1931 में स्टार्ट हुआ था। ठीक है, तो बी आंसर हो जाएगा, जिसमें 1930 में पहला, 1931 में दूसरा, 1932 में तीसरा हुआ था फ्रेंड्स। और दूसरा में ही गांधी जी गए थे। एकमात्र दूसरे गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी कांग्रेस के प्रतिनिधि बन के गए थे। ठीक है, तो आंसर बी हो जाएगा। आंसर में बहुत बार क्वेश्चन में पूछा हुआ है। नेक्स्ट है वर्ष 1937 में हुए प्रांतीय चुनाव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और इसमें सत कथन पूछ रहा है। तो ये चुनाव 1935 में नए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में सीमित प्रतिनिधियों शासन व्यवस्था की घोषणा के आधार पर हुआ था। तो ये सही है फ्रेंड्स। ठीक है, और नेक्स्ट है वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनावों में कांग्रेस ने 11 में से 8 प्रांतों में सफलता पाई थी। तो ये गलत है फ्रेंड्स, 2 का गलत हो जाएगा। ठीक है, इसमें चुनावों में से इसमें 2 साल बाद सीमित मताधिकार था, ना कि वयस्क मताधिकार था फ्रेंड्स। और 11 में से 8 प्रांतों में कांग्रेस ने प्रधानमंत्री सत्ता में जो ब्रिटिश गवर्नर की देखरेख में हुई थी, लेकिन इसमें 8 में तो हुई थी प्रांत सफलता तो पाई थी, लेकिन वयस्क मताधिकार ना होकर के सीमित मताधिकार था। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 56 का आंसर हो जाएगा ए, जिसमें 1 सही है और दूसरा गलत है। नेक्स्ट हो जाएगा क्रिप्स मिशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और इसमें सत कथन पूछ रहा है। तो सत कथन देख लेते हैं फ्रेंड्स।
तो 1942 में चर्चिल ने भारत को युद्ध में शामिल करने के लिए अपने एक मंत्री को स्टैफोर्ड क्रिप्स को भारत में भेजा था। और इसमें दूसरा है, तो इसमें कांग्रेस की मांग थी कि वायसराय के सबसे पहले अपनी कार्यकारी परिषद में किसी भारतीय को एक रक्षा सदस्य के रूप में नियुक्त करना चाहिए। तो 2 सही है फ्रेंड्स, इसमें 1 गलत है। विश्व युद्ध की इसमें क्या हुआ था, ठीक है। तो 57 का क्या आंसर हो जाएगा, 57 का आंसर हो जाएगा, केवल 2 सही है, ठीक है। और यहाँ पे युद्ध शामिल करने के लिए स्टैफोर्ड को भेजा था, तो यहाँ पे शामिल करने के लिए, लेकिन इस बात जब ये 2 यहाँ पे रखा गया था कि रक्षा सदस्य होगा, तो ये टूट गया था, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 57 का बी हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट है, बी में 2 सही है, केवल 2 सही है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीना ने पाकिस्तान की स्थापना के लिए प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस किस दिन निर्धारित किया था, तो 16 अगस्त 1946 को, तो बी आंसर हो जाएगा, ठीक है। जीना ने पाकिस्तान की स्थापना के लिए लीग की मांग को समर्थन में एक प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया था, जो 16 अगस्त 1946 को स्टार्ट हुआ था। तो आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, और इसमें सत्य कथन पूछ रहा है। तो 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के सामने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था, तो ये सही है। नेहरू ने ही तिरंगे झंडे का प्रस्ताव भी पेश किया था, तो दोनों सही है, तो आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, भारत सरकार अंतरिम के संवैधानिक सलाहकार कौन थे, तो संवैधानिक सलाहकार BN राव थे। बहुत बार एग्जाम में पूछा है फ्रेंड्स, तो ध्यान रखेंगे, इसका आंसर हो जाएगा ए। भारत सरकार अंतरिम के मुख्य योजनाकार कौन थे, तो योजनाकार कौन थे फ्रेंड्स, तो ये थे SN मुखर्जी, योजनाकार बन गए थे SN मुखर्जी। और यहाँ पे संवैधानिक सलाहकार BN राव थे। दोनों क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ, तो 61 का हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और सत्य कथन को चुनना है। और 62 में क्या क्या सही है, तो संविधान के मसवीरे विदे में विषय को 3 सूची बनाई गई थी, केंद्रीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, तो ये सही है फ्रेंड्स। और खनिज पदार्थों के विषय में राज्य सूची को अंतर्गत रखा गया था, तो ये गलत है। और अनुच्छेद 356 वे गवर्नर की सिफारिश पर केंद्र सरकार को राज्य सरकार के सारे अधिकार अपने हाथ में लेने का अधिकार था, तो ये सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी, जिसमें 1 और 3 सही है और 2 गलत है। नेक्स्ट है, संविधान में वर्णित कर व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, और इसमें पूछ रहा है कि कौन सा सही है, तो देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो इसमें क्या क्या पूछ रहा है कर व्यवस्था में, तो आय कर और आबकारी शुल्क में होने वाली आय राज्य और केंद्र सरकार के बीच बांट दी जाती थी, और संपत्ति कर तथा बिक्री कर राज्य सरकारों के अधीन रखा गया था। तो 63 का आंसर हो जाएगा सी, दोनों सत्य है। नेक्स्ट है 64 का क्या है फ्रेंड्स, तो निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और इसमें सत्य कथन देखना है। तो अंबेडकर शक्तियों का केंद्र तथा प्रांतों में बराबर विभाजन चाहते थे, तो ये गलत है फ्रेंड्स। ज़्यादातर राष्ट्रवादी शक्तिशाली तथा एकीकृत केंद्र के पक्ष में थे, तो ये सही है। तो 2 सही है, जिसमें बी आंसर होगा फ्रेंड्स, 1 गलत है। नेक्स्ट है अंतरिम सरकार की आखिरी बैठक किस दिन हुई थी, तो ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स। तो आखिरी बैठक हुई थी अंतरिम सरकार की 16 जुलाई 1947 को, तो आंसर क्या हो जाएगा, ए। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और इसका सत्य कथन कौन सा है, तो देख लेते हैं 66 का। बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्रपाल और लाला लाजपत राय होम रूल आंदोलन के बाद राष्ट्रीय पटल पर उभर कर आए थे, तो ये गलत है फ्रेंड्स। और इन्होंने खुलकर उदारवादियों का विरोध किया था, तो बिल्कुल सही है। तो 2 इसमें सही है, इससे का आंसर हो जाएगा बी 66 का। 67 का क्या हो जाएगा, तो उदारवादियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और इसमें सत्य कथन पूछ रहा है। तो ये क्रमिक व लगातार प्रयास करते रहने के विचार का हिमायती थे, तो ये सही है। मोहम्मद अली जिन्ना एक उदारवादी नेता थे, तो दोनों सही है फ्रेंड्स, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है कैबिनेट मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और इसमें सत्य कथन पूछ रहा है। तो कैबिनेट मिशन ने एक ऐसी संघ व्यवस्था का प्रस्ताव रखा जिसमें भारत के भीतर विभिन्न प्रांतों को सीमित स्वतंत्रता दी जा सकती थी, तो ये सही है।
और कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग दोनों ने इसे अस्वीकार कर दिया था। तो दोनों सही है फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा सी। 69 का क्या है? तो ट्रेल ऑफ टीयर्स का संबंध निम्नलिखित में से किस घटना से है? तो 69 का हो जाएगा सी, अमेरिकी मूल निवासियों के जबरन विस्थापन से। तो आंसर सी। नेक्स्ट है 18वीं सदी के यूरोप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, और इसमें कथन सही पूछ रहा है। तो 70 का हो जाएगा, पश्चिमी यूरोप के लोग सभ्य मनुष्य की पहचान साक्षरता, संगठित धर्म और शहरीपन के आधार पर ही करते थे। तो ये सही है। अब ब्रिटिश दार्शनिक जॉन जैक रूसो सभ्यता की इस मापदंड को विकृत मानते थे। तो ये गलत है फ्रेंड्स, तो इसके आंसर हो जाएगा 70 का ए। नेक्स्ट है ब्रिटेन ने संयुक्त राज्य अमेरिका को एक स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता दी थी। कब दी थी फ्रेंड्स? तो ये 1781 को दिया था, तो 1781 को। तो आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है संयुक्त राज्य अमेरिका में दास प्रथा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इसमें सत कथन कौन सा है? तो ये देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो दक्षिण राज्यों में दास प्रथा का विरोध किया गया, जिसमें क्योंकि उनका अर्थतंत्र दासों पर टिका नहीं था। तो ये गलत है। और दास प्रथा समाप्त करने के मुद्दे पर उत्तरी तथा दक्षिणी राज्यों में गृह युद्ध प्रारंभ हो गया था। तो ये बी सही है फ्रेंड्स, लेकिन ए गलत है। तो आंसर हो जाएगा बी। 2 सही है, एक गलत है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा 72 का? तो बी। नेक्स्ट है मेटिशो का विद्रोह किस देश में हुआ था? तो मेटिशो का विद्रोह कनाडा में हुआ था। तो आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है अमेरिकी मूल निवासियों के लिए किए गए संवैधानिक प्रावधानों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। और 74 का क्या है? तो इसमें सत कथन पूछ रहा है फ्रेंड्स। तो देख लेते हैं इसका सत कथन कौन सा होगा 74 का। तो 1934 का इंडियन रिगॉर्जनेशन एक्ट जिसके द्वारा रिजर्वेशन में मूल निवासियों को जमीन खरीदने और ऋण लेने का अधिकार हासिल हुआ था। तो ये सही है। और 1954 में अनेक मूल निवासियों ने अपने द्वारा तैयार किए गए डिक्लेरेशन ऑफ इंडियन राइट्स में शर्त के साथ संयुक्त राज्य अमेरिका में नागरिकता स्वीकार की और उनके रिजर्वेशन वापस नहीं लिए जाएंगे और उनकी परंपराओं में दखलंदाजी नहीं की जाएगी। तो दोनों सही है फ्रेंड्स, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है ऑस्ट्रेलियाई बस्ती को स्वशासन का अधिकार किस वर्ष मिला था? तो 1850 को। तो नेक्स्ट आंसर इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है ब्रिटिश सरकार हमेशा से ऑस्ट्रेलिया के जमीन को टेरा न्यूक्लियस कहती आई। टेरा न्यूक्लियस का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है जो किसी की नहीं। टेरा न्यूक्लियस कहा जाता था, जो किसी की नहीं, उसका अर्थ होता है। तो आंसर हो जाएगा ए। 77 का होगा, पहला अफीम युद्ध किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? तो 1839 को। तो आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है चीन की साम्यवादी पार्टी की स्थापना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। और इसकी क्या है? तो इसकी स्थापना 1920 की रूसी क्रांति के कुछ समय बाद में हुई थी। और दूसरा क्या है ऑप्शन? और इसमें सत कथन पूछ रहा है फ्रेंड्स। तो पहला गलत हो जाएगा क्योंकि 1920 में ना होकर के 1921 में हुई थी। और दूसरा है माओ त्से-तुंग ने क्रांति के कार्यक्रम को किसानों पर आधारित करने हेतु रूस से अलग एक रास्ता चुना था। तो बी आंसर हो जाएगा आंसर। तो इसका आंसर 2 सही है, जबकि 1 गलत है। 79 का क्या हो जाएगा? तो देख लेते हैं फ्रेंड्स। पीपुल्स कम्युनस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। और ये सत कथन पूछ रहा है। तो इसमें हो जाएगा यह चीन में औद्योगिकरण की गति तेज करने के लिए उत्पादन में लोगों को सामूहिक प्रयास था। तो ये सही है। और यह प्रयास कृषि क्षेत्र में भी किया गया था। तो ये दोनों सही है फ्रेंड्स। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है 1980 का क्या होगा फ्रेंड्स? तो देख लेते हैं। 1960 की अप्रैल क्रांति किस देश से संबंधित है? तो ये किससे संबंधित है फ्रेंड्स? तो दक्षिण कोरिया से। तो आंसर हो जाएगा बी। फ्रेंड्स इसमें क्या होगा कि जो आधार सीरीज चल रहा है ना,
तो इसमें अगर आप खुद से टेस्ट देंगे तो आपको काफ़ी टाइम लग जाएगा, मिलाने में भी काफ़ी टाइम लग जाता है। तो इसलिए आप अगर वीडियो देखेंगे तो आपको एक 40 या 45 मिनट तक आपका पूरा टेस्ट कंप्लीट हो जाता है। तो इसलिए आपको लिए बहुत कम समय में एक अच्छा टेस्ट आपको कॉन्सेप्ट में आ जाएगा और सुना हुआ चीज़ ज़्यादा याद रहता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है 81 का। अब यहाँ से करेंट देखते हैं फ्रेंड्स। तो अखिल भारतीय अभियान हमारा संविधान हमारा सम्मान का उद्घाटन किसने किया था? तो जगदीप धनखड़ ने, जो हमारे उपराष्ट्रपति हैं फ्रेंड्स। तो आंसर ए हो जाएगा ए। नेक्स्ट है अयोध्या राम मंदिर के विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही है फ्रेंड्स? तो देख लेते हैं। इसका निर्माण वास्तुकला की नागर शैली में किया गया है, तो बिल्कुल सही है फ्रेंड्स। बसंत पहाड़पुर गुलाबी बलुआ पत्थर का उपयोग जड़ाई कार्य के लिए किया गया है, तो ये गलत है। और निर्माण में लोहे का उपयोग नहीं किया गया है, तो ये भी सही है। और मंदिर में कुल 5 मंडप है, तो ये सही है। ध्यान रखिएगा, जो मंदिर हुआ उसमें लोहे का उपयोग नहीं किया गया है फ्रेंड्स। तो इसका आंसर क्या होगा 82 का? तो 82 का आंसर हो जाएगा सी, जिसमें 1 और 3 4 सही है। निम्नलिखित में से किस 2 महत्वपूर्ण जल निकायों पर फ्रांस की तटरेखाएं हैं? तो कौन सा है फ्रेंड्स? तो देख लेते हैं इसका आंसर। अटलांटिक महासागर और भूमध्य सागर पे, तो आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और यहाँ पे उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? तो 84 का देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2 और 3 सही है, तो वो पढ़ लेते हैं। एफपीआई को निवेश का एक निष्क्रिय रूप माना जाता है, जबकि एफडीआई को निवेश का एक सक्रिय और दीर्घकालिक रूप में माना जाता है, तो ये सही है। और एफपीआई में एफडीआई की तुलना में अधिक अस्थिरता और जोखिम शामिल होता है, तो ये दोनों सही है फ्रेंड्स। तो इसमें बी आंसर हो जाएगा, जिसमें 2 और 3 सही है। नेक्स्ट क्या होगा 85 का? तो एंड टू एंड इंक्रिप्शन E2E के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और इसमें पूछ रहा है कि ऊपर दिए कौन से कथन सही है। तो सही देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो E2E का मुख्य सिद्धांत प्रेषक से प्राप्तकर्ता तक डेटा को एन्क्रिप्ट करना है, जिससे यह किसी और के लिए पहुंच योग्य नहीं हो, तो ये सही है। और दूसरा है व्हाट्सएप जैसे इंटरनेट मैसेजिंग ऐप उपयोगकर्ता संदेश को सुरक्षित करने के लिए E2E का उपयोग करते हैं, तो दोनों सही होगा फ्रेंड्स। तो इसका आंसर हो जाएगा 85 का ए, 1 और 2 सही है। नेक्स्ट है वाइब्रेंट इंडिया के लिए पीएम यंग अचीवर्स स्कॉलरशिप अवार्ड योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और इसमें कौन सा सही होगा? इसमें सही पूछ रहा है, तो इसका देख लेते हैं। यह अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी, आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग ईबीसी और विमुख धूमंतु जनजातियों डीएनटी के छात्रों के लिए एक छात्रवृत्ति योजना है, तो वाइब्रेंट इंडिया, तो ये सही है, जिसमें पीएम यंग अचीवर्स स्कॉलरशिप अवार्ड है फ्रेंड्स। और दूसरा है केवल 9 या कक्षा 11 में पढ़ने वाला छात्र ही इस छात्रवृत्ति को पाने के लिए पात्र माने जाएंगे, तो ये दोनों सही है फ्रेंड्स। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 और 2 सही है, तो ए आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो 87 का हो जाएगा डी, सूर्योदय योजना मतलब छत पर लगे सौर पैनल से, तो आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है 88 का। बैडमिंटन में हाल ही में इंडियन ओपन 2024 महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो ताई युंग चिंग ने जीता है, तो आंसर क्या हो जाएगा? ताई यू यिंग, तो आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है 89 का क्वेश्चन है फ्रेंड्स, देख लेते हैं। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में सहयोग के लिए किस देश के साथ समझौता ज्ञापन को मंजूरी दे दी है? तो ये ओमान पे दिया है फ्रेंड्स, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसे जननायक के नाम से जाना जाता है? तो कर्पूरी ठाकुर को, और कर्पूरी ठाकुर को अभी भारत रत्न दिया गया है, तो एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है भारत रत्न पुरस्कार से के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और ऊपर कथन सही कौन कौन से है, तो ये देख लेते हैं कौन सा सही होगा 91 का फ्रेंड्स। तो इसमें 1, 2 और 4 सही है। यह मानव प्रयास के किसी भी क्षेत्र में असाधारण सेवा के लिए व्यक्तियों को स्वीकार करता है, तो ये सही है। और
ये सही है। और यह देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है, तो ये भी सही है। और संविधान के अनुच्छेद 18(1) के अनुसार पुरस्कारों का उपयोग प्राप्तकर्ताओं के नाम के उपसर्ग या प्रत्यक्ष के रूप में नहीं लिया जा सकता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर सी हो जाएगा। जबकि पुरस्कार में 5 लाख रुपये आर्थिक अनुदान दिया जाता है, तो ये गलत है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है 91 का आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है फ्रेंड्स 92 का। फ्रेंड्स, चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें ताकि जो भी मैं वीडियो डालूं आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। तो इसमें है एक 92 का है, जल जीवन मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और कौन सा सही है, तो ये देखना है। तो इसका प्रारंभिक लक्ष्य भारत के प्रत्येक ग्रामीण परिवार को व्यक्तिगत घरेलू नल कनेक्शन के माध्यम से सुरक्षित और पर्याप्त पेयजल उपलब्ध कराना है, तो ये सही है फ्रेंड्स। और इसमें जल प्रबंधन के सामुदायिक भागीदारी मिशन की एक प्रमुख विशेषता है, तो ये सही है। इसका उद्देश्य सभी ग्रामीण समुदायों के लिए केंद्रीकृत जल उपचार संयंत्र स्थापित करना भी है, तो ये गलत है फ्रेंड्स। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर सी हो जाएगा, जिसमें 1 और 3 सही है। ठीक है। नेक्स्ट है ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2024 पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा फ्रेंड्स, क्योंकि ये नया आदमी था। तो जैनिक सिनर ने ऑस्ट्रेलिया ओपन 2024 का खुद पुरुष एकल का खिताब जीते हैं। तो ये क्या है? तो ये इटली से थे, तो आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है डिजाइन लिंक्ड इंसेटिव योजना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो केवल इसमें कौन सा सही है फ्रेंड्स? तो 94 का देख लेते हैं। इसमें इसका उद्देश्य स्टार्टअप और एमएसएमई के लिए सेमीकंडक्टर डिजाइन बुनियादी ढांचों तक पहुंच को मजबूत करना और सुविधाजनक बनाना है। तो ये आंसर हो जाएगा केवल बी, मतलब केवल एक सही है, तो आंसर हो जाएगा बी। ठीक है। नेक्स्ट है अयोध्या राम मंदिर निर्माण के मुख्य वास्तुकार कौन थे? तो चंद्रकांत सेमपुरा है। तो एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि अभी हमारा 22 जनवरी 2024 को अयोध्या राम मंदिर का उद्घाटन हुआ है, तो आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव किस राज्य में आयोजित किया गया है? तो 96 का हो जाएगा हरियाणा, आंसर डी। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र महासभा के 87वें सत्र के अध्यक्ष कौन है, जो इस समय भारत के दौरे पे आए हुए हैं? तो कौन है फ्रेंड्स? तो डेनिस फ्रांसीसी हैं, तो आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है सीमा सुरक्षा बल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और इसका क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? तो इसका आंसर हो जाएगा सीमा सुरक्षा बल में तो केवल 1 और 3 सही है, आंसर हो जाएगा सी, जिसमें इसका एक कार्य आतंकवाद विरोधी अभियान चलाना है, तो ये सही है। और यह भारत में केंद्रीकृत सशस्त्र पुलिस बलों CAPF में से एक है, तो ये सही है फ्रेंड्स, तो आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है संस्थागत श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2024 किसे सम्मानित किया गया है? तो इसमें 60 पैराशूट फील्ड हॉस्पिटल यूपी में दिया गया है, तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है और लास्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और सही कथन को चुनना है। तो इसमें हेपेटाइटिस ए मुख्य रूप से रक्त आधान के माध्यम से फैलता है, तो ये गलत है फ्रेंड्स। और हेपेटाइटिस ए एक वायरल संक्रमण है जो मुख्य रूप से लीवर में सूजन का कारण बनता है, तो ये सही है। और हेविश्योर हेपेटाइटिस ए के लिए भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित टीका है, तो ये भी सही है फ्रेंड्स। तो इसमें 2 और 3 सही है, तो आंसर हो जाएगा बी। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें बस इस वीडियो में बस इतना ही तक रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम टेस्ट 5 कर लेंगे। ठीक है। और चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए फ्रेंड्स। जो भी कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पे सजेशन दे सकते हैं ताकि मैं कुछ सुधार कर सकूं। ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे, कीप वॉचिंग फ्रेंड्स।